गजराज सिंह जी, जिनके नाम से ही बड़े बड़े मुस्टंडे थर थर कांपते। इतना ही नहीं, जब वे अपनी रौबदार गलमुच्छा पर हाथ फेरताव देते हुए लठ घुमाते, यकीन मानिए एक से एक सूरमा लठैत भी आत्मसमर्पण कर देते थे। भय जैसे तुच्छ शब्द उनकी शब्दावली में शामिल ही नहीं था। बड़े जमींदार होने के बावजूद भी कृषि कार्य हेतु किसी अन्य सहायक या मजदूरों पर आश्रित ना होते हुए दिन हो या रात स्वयं ही निकल पड़ते खेती किसानी करने। इसी तरह एक रात्रि जोड़ी बैलों के साथ खेत में, जो कि गांव से काफ़ी दूर था, हाजिर हो गए और करने लगे जुताई। मध्य रात्रि थी। गजराज जी निर्भय होकर अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी उन्हें कुछ पग की दूरी पर एक साया महसूस हुआ। इतना ही नहीं, खेत के चक्कर पूरे करने पर वो साया यथास्थान उन्हें पुनः दिखा। कहा है, ये बार बार दिख रहा कौन औरत है, शायद आई होगी कुल्ला पानी को, लेकिन इतनी रात और भी इतनी दूर। भन भनाते गजराज पुनः कार्य में व्यस्त हो गए। सहसा उन्हें याद आया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ तो सुखबुगाहट थी कि इस तरफ किसी चुड़ैल का साया है, जो रात बिरात गलती से भी किसी को वहां आने नहीं देती थी। बस फिर क्या था, डरना तो था नहीं गजराज जी को। बैलों को वहीं रुकने का आदेश देकर कंधे पर रखे अंगोछे को दूसरे कंधे पर फेरते हुए उस साए से कुछ ही दूरी से चिल्लाना शुरू कर दिए। कौन है, कौन है रे, बोल, कौन है तू? चुड़ैल है का रे? बोलती का है ना? निपटी है का आज हमरे साथ? अब तक वो बिल्कुल साए के नज़दीक आ गए थे। तभी लगा कुछ तो विलुप्त हुआ वहां से, किंतु अपनी शंका समझ वे खुद को कोसते हैं। आवत बेरिया अपने करिया साल यही कुआं की जगत पर धरी रहीन। ओ का भी हम चुड़ैल समझ ले ओ तो मुआ चिरई रही। गांव में मुआ चिड़िया का बोलना भोर होने की उद्घोषणा थी। इतना सोचने के बाद वे अपनी जुताई करने के लिए वापस गांव जाकर सारा वृतांत सबको सुनाया। अरे सब ही फालतू में डर पाले बैठे हैं। कोई चुड़ैल का साया नहीं है खेतन में, बस भरम है, सब भरम। फिर क्या, उनका तो वैसे ही बहादुरों में नाम था। अब तो और भी सबके मुख से उनके लिए वीरता का गुणगान था। गजराज जी मूछों पर ताव देते और लठ घुमा के अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन करते। उस दिन तो गांव की छोटी नहरिया में पानी खुलने वाला था, किंतु सांझ हो चली, पानी नहीं आया था। चूंकि गजराज जी का खेत नहरिया से सटकर था, अतः बड़ी देखरेख करनी पड़ती, अन्यथा अधिक मात्रा में पानी उनके खेत में भर जाता था। रात्रि भोजन के पश्चात कंधे पर धारदार मजबूत फावड़ा रख वे खेत की ओर अकेले ही चल दिए, क्योंकि देर रात्रि तो मजदूर भी वहां जाने से किंचित भय खाते थे। खेत पर पहुंचकर पाया कि उनकी शंका अनायास न थी। वास्तव में नहरिया में पानी आ गया था और पानी का वेग अधिक होने के कारण बांध से छोटी छोटी गलियां बनकर पानी उनके खेत में भर रहा था। फटाफट गजराज जी अपने फावड़े से जोर का दो प्रहार करके गलियों का मुख बंद करते हैं। एक किनारे का प्रबंध करके दूसरे किनारे पर बंद बनाते हैं। लेकिन ये क्या, वे जैसे ही दूसरा बंद बनाते, पहले वाला बंद खुल जाता और यह प्रक्रिया लगभग घंटों तक चलती रही, जबकि गजराज जी द्वारा बनाया गया बांध बहुत ही मजबूत होता था। उसे खोलना तो मजदूरों के बस का भी नहीं होता था। इस बार उनको शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बंद लगाकर वे दूर जाकर खड़े हो गए कि देखते हैं आखिर चक्कर क्या है, कि यह नौटंकी जो घंटों से चल रही है उसका कारण क्या है। ये क्या,
स्तब्ध थे गजराज जी। एक साया जो कि दूर पीपल के पेड़ से उतरता और बंद के पास आकर बंद खोल देता। ओह भैया, ई का है रे, अब की तो भरम ना है। वहीं से खड़े ही खड़े दहाड़ कर पूछा उन्होंने, कौन है रे, तू चुड़ैल है? अरे हिम्मत है तो आऊं, रुक, सामना कर हमार। वो साया तीव्रता से भागकर पेड़ पर चला गया। उन्होंने कुछ समय खड़े रहकर दूर से ही उस पर नजर रखना उचित समझा। तब तक तो काम भी रोक रखा था। पेड़ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर पुनः अधूरा पड़े काम में लग गए। कुछ ही समय निकला होगा कि उनके बगल से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, पर पुनः बनाया बांध खुल चुका था। इस बार तो पानी का वेग इतना था कि घंटे भर में ही पूरा खेत पानी में डूब जाता। गजराज जी भी आतुर थे उस साये को अपने अस्तित्व से परिचय करवाने को। उठा के फावड़ा घुमाया और लहराते हुए कंधे पर रखा। पुनः मूछों पर ताव देते गरजते हुए पेड़ के समीप जा पहुंचे। अरे ओ चुड़ैल की जात, छुप काहे रही हो? दहशत फैलाए है गांव में। आओ आज, या तो तू रहेगी या तो हम। जोर जोर से पीपल के पत्ते फड़फड़ाने लगे। हवा की सरसराहट कानों को बेधने लगी। अचानक हवा का रुख भी बदल गया। हवा में बर्फीली सर्द की अनुभूति थी। साथ ही अंधेरा पहले से अधिक घना हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गजराज के भी कदम थोड़े से डगमगाने लगे। आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखने का प्रयत्न करने लगे, किंतु असफल रहे। चांदनी रात्रि के चक्कर में वे घर से प्रकाश हेतु साधन भी लाना भूल गए थे। तभी उन्हें विशाल पीपल के पेड़ की सबसे मजबूत और ऊंची डाली पर दूधिया रंग की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में अजीब सा आकर्षण था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस डाली पर जाने का फैसला लिया। जैसा ही वे आगे बढ़े ही थे कि वो रोशनी बंद हो जाती है। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए, पर अंधेरा इतना घना था कि कदम कहाँ रखे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी अंदाजे अंदाजे से वे पुनः नहरिया के पास वापस आकर बैठ गए। अंधेरा छटने का इंतजार करने लगे। अंधेरा तो छटा नहीं, पर पीपल के पेड़ से पुनः तीव्र सरसराहट होने लगी। पत्तों के जोर की फड़फड़ाहट के साथ वो दूधिया रोशनी ऊपर की डाली से नीचे उतरती है और गजराज जी से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। आव देखना ताव, उन्होंने तीव्रता से फावड़ा उठाया और ललकारते हुए, आज तेरी मुक्ति निश्चित है चुड़ैल। कितना लुका छुपी खेलेगी अब बस। उस रोशनी का पीछा करते फिर से पेड़ के नीचे आ गए। रोशनी पुनः उसी डाली पर जा बैठी। गजराज जी भी उसकी तरफ बढ़े, पर ठिठक कर वहीं के वहीं जड़ हो गए। इस बार वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मोटी डाल पर दोनों पैरों के बीच से हाथ निकालकर पंजे के बल किसी मेंढक जैसी सिर झुकाए बैठी एक महिला की आकृति थी। बाल इतने लंबे थे कि डालियों से होते हुए जमीन को स्पर्श कर रहे थे। गजराज जी की आंखें चौंधिया सी गई। इस आकृति के अतिरिक्त उन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक तो उनकी आंखें पथराई और दहाड़ती बोलती बंद हो चुकी थी। तभी वह आकृति अपना सिर ऊपर उठाती है। उसके चेहरे पर सिर्फ अजीब से बेडौल दांत दिखाई दे रहे थे, जिसे वह भयानक तरीके से फाड़ कर लगातार ही किए जा रही थी। गजराज जी कांपते हुए स्वर में पूछे, अरे ओ चुड़ैल, का है रे? काहे परेशान करे है सबका? का चाहती है रे तू? गजराज जी ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि अचानक उस रोशनी से आ रही ही की आवाज विलाप में बदल गई। वह अपने बेडौल दांतों को लगातार किटकिटाए जा रही थी। सिसकियां लेते हुए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया
और पंख सा फड़फड़ाते ही गायब हो गई। उसके जाते ही अंधेरा भी छट गया। हवा स्थिर और सभी स्थिति परिस्थिति पूर्वत हो गई। सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी गजराज जी ने वहां रुकना वाजिब नहीं समझा। कार्य अधूरा ही छोड़कर घर जाने में भलाई समझी। अतः गमछा उठाकर गले में लटकाया और फावड़े को कंधे पर रख घर का रास्ता पकड़ लिया, जिसके लिए उन्होंने नहरिया की पगडंडी का सहारा लिया, जो घर शीघ्र पहुंचने में सहायक था। पगडंडी पर 4 कदम का ही फासला तय किया होगा कि किसी का पीछा करने की आहट मिली। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल ही थी, इसलिए कदमों को रफ्तार पकड़ाते तकरीबन भागने लगे। पर वो बराबर साथ चल रही, आहट पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब तक वे गांव के काफी करीब आ चुके थे। अब तक उन्होंने पगडंडी छोड़ खेतों की मेड़ पर अपनी रफ्तार और बढ़ा ली, इस तसल्ली के साथ कि अब तो इससे मुक्ति मिलेगी, और गांव के इतने निकट पहुंचकर प्रसन्न भी थे। गांव की जलती बुझती टिमटिमाती बत्तियों ने उस हर्ष को दुगना कर दिया था, और इसी प्रसन्नता में वे पीछा करती आहट के बारे में भूल गए। तभी उनके कानों में तीव्र हवा की सुरसुरी के साथ हू की मध्यम आवाज गूंजी। गजराज जी बुरी तरह सिहर उठे, पर पलट कर देखने की हिम्मत न जुटा सके। बावजूद उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। तभी उन्हें याद आता है कि बचपन में माई अक्सर बताया करती थी कि यदि कोई चुड़ैल पीछे पड़ जाए तो घबराना या डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर आगे बढ़ते जाओ, और यदि साहस अधिक है तो लेश मात्र भी भयभीत हुए बिना पलक झपकने के पहले ही झपट कर चुड़ैल की चोटी काट लो। बिना किसी को बताए उसे जहाँ भी रखोगे वहाँ बरकत होगी। जैसे भंडार घर में रखा तो अनाज की वृद्धि स्वतः ही कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा करने वाला कभी धन धान्य से अल्प नहीं होगा। यही विचार करते हुए साथ ही साथ बड़बड़ा भी रहे थे। तू चुड़ैल हमार पीछा ना छोड़ बेकार रे, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं है रे। तो जौन चाहत है वह हुई आज। जब तक वह पीछे पलटते तब तक अचानक से वह हट धप से उनके कंधे पर आ बैठी। आज उनकी सारी वीरता धरी की धरी रह गई। पर माई की बात को याद करते हुए तीव्रता से अपना फावड़ा चारों दिशाओं में घुमाते हुए दहाड़ने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की गांव तक चली आई रे। चल आज तुम्हारी मरम्मत करते हैं हम अपने कब्जे में। चल अब तो जिंदगी भर हमार गुलाम बन के हमारी बरकत करेगी। हो हो हप। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि सोते हुए ग्राम वासियों को स्पष्ट रूप से सुनाई दी। लोग लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़े उसी दिशा में, पर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी गजराज जी के पुश्तैनी मंजूर परिवार के ननकू की घबराई आवाज सुनकर सब उसकी तरफ भागे। अरे देखो देखो, तनी सबही यहाँ कौन गिरा पड़ा है। सभी जन उन गिरे सज्जन की तरफ उत्सुकता पूर्वक भागते हैं। सज्जन को पलटाते ही सभी भौचक्के रह जाते हैं। सब एक साथ, अरे ये तो गजराज सिंह जी है, पर ये यहाँ पर इस अवस्था में कैसे? चलो इनको संभाल कर उठाओ और घर ले चलो। क्या? कैसे? कैसे हुआ? अब तो इनके होश आने के बाद ही पता चलेगा। सरपंच जी आदेश देते हुए नीम की पतली सीख से लगातार दांतों को छेड़े जा रहे थे। आदेश मिलते ही 2-4 युवकों ने उन्हें सहारा देकर घर पहुंचाया। सर्द भी नहीं थी, फिर भी उनका शरीर थर थर कांप रहा था। कई परत रजाई ओढ़ाई गई, साथ ही अलाव का सेक भी दिया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। माथे पर पसीने की बूंदें चटक आई, पर उनकी कपकपाहट न गई। अब तक तो सूरज महाराज जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे।
आपके उगने के साथ ही साथ गजराज जी की हालत की खबर भी उनके प्रकाश की भांति यथासंभव फैलती गई। एक एक करके सब जिज्ञासावश उन्हें देखने आने लगे। उन्हीं के साथ गांव के छोटे मोटे मर्ज का इलाज रखने वाले वैद्य जी वो भी वहां पदार्पण करते हुए गजराज जी की दशा देखकर वह भी भुचक्के से रह गए। चेहरा लाल, शरीर अंगार जैसा दहक रहा था। वैद्य जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि ये मामला बड़ा लगता है, इनको तो अब शहर के डॉक्टर ही देख सकते हैं। फिर क्या गजराज जी को वहां ले जाना मुश्किल था और शहर का डॉक्टर गांव आने को राजी ना होते। अतः डॉक्टर साहब के ही हाथ पैर जोड़कर इलाज के लिए बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने चंद निरीक्षण के पश्चात बताया, कुछ नहीं, बस थकान और कमजोरी है। सामर्थ्य से अधिक कार्य कर लिया है लगता है। इन्हें पूर्णतया आराम करने दिया जाए। इनकी दवाई शहर से लानी पड़ेगी, जिसको समय से देते रहना है। दवाइयाँ कैसे देनी है वो आपको दुकान पर बता दिया जाएगा। मैं पूरा निर्देश इस पर्चे में लिख दे रहा हूँ। परिवार के अन्य सदस्य को पर्चा थमाते हुए डॉक्टर साहब ने शीघ्र स्वस्थ होने का आश्वासन दिया। फटाफट डॉक्टर साहब के आदेश का पालन किया गया। दवाइयाँ व अन्य आवश्यक साधन शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराया गया। पर गजराज जी की हालत जस की तस बनी रही। ना ही उनके शरीर की तपिश कम हुई, ना ही उनके धधकते चेहरे की रंगत फीकी हुई। सुधरती भी तो कैसे, दवाइयों की एक खुराक भी तो ना ले पाए वे। जैसे ही मुंह में दवा की गोली रखी जाती, ओ आके साथ वह पानी समेत बाहर निकाल फेंकते। अब तलक तो पूरा एक सप्ताह हो गया उन्हें इस दशा में आए हुए। अब तक तो वे थोड़ा बहुत जो खा पी भी लेते थे वो भी त्याग बैठे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। उनको देखकर कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वे वही गजराज सिंह जी हैं, जिनकी एक गर्जना से पूरा गांव गूंज उठता था। जो अभी देखता बस तरस खाकर तरह तरह की बातें करता। कोई कहता, लगता है अब इनका अंतिम समय आ गया है। तो कोई कहता कि जाने क्या हुआ था उस रोज, बता भी तो नहीं पा रहे बेचारे। यदि जानकारी हो जाती तो उसी के अनुसार तीमारदारी भी होती। उसी में से किसी ने यह शंका जाहिर की कि अरे भाई, हो सकता है उस चुड़ैल ने ही जकड़ लिया हो लंबरदार को। उसी में से कोई सुधीजन इसका काट भी रखते। रे नहीं भाई, ऐसा तो संभव ही नहीं। और कोई होता तो हम मान भी लेते, पर गजराज सिंह जी और चुड़ैल, ना, ना, कतई नहीं। अभी तक तो घर वालों ने भी कोई डॉक्टर वैद्य ना छोड़ा था। हर संभव इलाज करवाया, पर कुछ भी लाभ ना हुआ। अब तो गांव वालों के साथ घर वाले भी मान बैठे कि अब इनका अंतिम समय आ गया है। जितना भी हो सकता उनकी सेवा में दिन रात घर का हर सदस्य लगा रहता। एक दिन ना उन पड़ोस के घर से बिटिया के निष्कासन का बुलावा लेकर आई। गजराज जी की पत्नी ने एक बार तो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, ये कहकर कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं, एक तो उनकी देखरेख, दूजे इन हालातों में कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। उस पर बुलावा लेकर आई ना उनकी बात भी सही थी। भाजी, ऐसे कब तक चलेगा? मालिक के इतने दिन से जौन दशा है, यही कारण आपको भी भारी समय बीत रहा है। कम से कम बाहर निकलो, बैठो तो जी आन हो जाए। रहे बात मालिक की, देख रेख तो चलते रहे। गजराज जी की पत्नी निमंत्रण स्वीकार करते हुए भीतर तैयार होकर ना उनके ही साथ पड़ोस घर में चली जाती हैं। वहां पूरा गांव एकत्रित था। पंडित बाबा ने छोटी सी हवन पूजा भी करवाई थी, जिसकी सुगंध की सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। महिलाएं ढोलक मंजीरे के साथ कर्णप्रिय सोहर गीत, जो कि बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में गाया जाता है, सुरीला गान कर रही थी। चारों तरफ प्रसन्नता झलक रही थी।
उपस्थित सभी अतिथि भी मुंह भरकर प्रशंसा कर रहे थे। वाह भाई, बड़ी शानदार तैयारी करी है लंबरदार ने तो। इतना भला कोई करता है क्या, वो भी बेटी के जन्म पर। इतना सुनते ही नवजात बच्ची के पिता ने बड़े ही गर्व से सबका अभिवादन करते हुए कहा, अरे क्यों ना करे काका, आखिर बेटी बेटे में भेद कैसा। बल्कि हम तो भाग्यशाली हैं जो हमारे घर पहले लक्ष्मी जी के चरण पड़े। सब कुछ बड़ा सुखद था, पर गजराज जी की पत्नी का मन नहीं लग रहा था। उनका शरीर तो था सबके बीच, पर मन मस्तिष्क गजराज जी के ही पास भटक रहा था। तभी सबकी लगभग एक साथ कौतूहल भरी एक ही लय में स्वर गूंजा, अरे ये क्या, ये कैसे संभव है, ऐसा हो भी कैसे सकता है। इतना सुनते ही सभी महिलाओं के साथ जब गजराज जी की पत्नी ने पलट कर देखा तो उनकी तो हलक में आवाज ही अटक गई। जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे वो कोई और नहीं अपितु स्वयं गजराज जी ही थे। अपने मृत प्राय शरीर के साथ वह भी बिना किसी सहारे के सबके मध्य आकर खड़े थे। उन्हें देखकर सभी कार्यक्रम ही रुक गया था। जिसे देखकर गजराज जी ने भर्राए कांपते स्वर में कहा, मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें और कथा को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।